अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो डाइजेस्टिव सिस्टम का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे वो है बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन। कल छोटी आंत आप लोगों ने पढ़ा था, तो बड़ी आंत को हम क्या कहते हैं, कोलोन कह सकते हैं। और छोटी आंत बड़ी आंत से जिस मकाम पे मिलती है, लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था, उसको हम सेकम कहते हैं। सेकम के स्पेलिंग यहाँ पे ठीक कर लेने हैं। और ये तकरीबन 5 फुट लंबी होती है। यहाँ पे इसका बताया हुआ है कि पेट में ये किस एंगल में होती है, कहाँ कहाँ से ये मुड़ती है। पेट में दाएं तरफ जिगर के करीब से बाएं जाने मुड़ जाती है। बाएं तरफ वाक़या तिल्ली के करीब से नीचे को मुड़कर कोले के जोफ में से होती हुई मक्कद यानी कि एनस जिसे हम कहते हैं में जाकर ख़त्म हो जाती है। और इसका सुराख या अंदरूनी खिला डायामीटर जो होता है वो छोटी आंत की निस्बत थोड़ा बड़ा होता है। और जिस मकाम पर छोटी आंत से मिलती है उसको हम सेकम कहते हैं। इसी जगह पे आपकी क्या होती है, अपेंडिक्स भी मौजूद होती है। और इसी को और इससे ऊपर की तरफ का हिस्सा हम असेंडिंग कोलोन कहते हैं। जब ये नीचे की तरफ को मुड़ेगी बड़ी आंत, तो जब ये नीचे की तरफ को मुड़ती है तो हम इसे क्या कहते हैं, डिसेंडिंग कोलोन कहते हैं। एस शेप ये पेट में जैसे ये पड़ी होती है, मौजूद होती है, इसको ये एस की शेप बनाती है। इसके अलावा इसे सिग्मॉइड कोलोन कहते हैं। और इसके आखिरी सिरे को हम रेक्टम भी कहते हैं। अब बड़ी आंत का डाइजेस्टिव सिस्टम में रोल क्या होता है, जब खुराक जो होती है वो कुछ हद तक मुंह में, उसके बाद आपके पास वो मैदे में और बड़ी छोटी आंत में हज़म हो चुकी होती है, तो जो खुराक का हिस्सा गैर जज़्ब शुदा होता है यानी कि और गैर हज़म शुदा होता है, यानी कि वो जिसे हम वेस्ट मटेरियल कहते हैं, कि जो हमारे किसी काम का नहीं होता, वो कहाँ पे जाके स्टोर होता है, बड़ी आंत में स्टोर होता है। फिर बड़ी आंत से वो जाता है रेक्टम में, रेक्टम से वो जाता है रेक्टम से वो बॉडी से बाहर सिक्रीट हो जाता है, यानी कि बॉडी से बाहर निकल जाता है। कब? जब उसको सिग्नल मिलते हैं रेक्टम के ऊपर। और जब बाहर जिस हिस्से से वो सिक्रीट होगा हम उसे क्या कहते हैं, एनस। एनल के लाल अच्छा, अब जो रेक्टम है वो बड़ी आंत का 5 से 7 इंच लंबा हिस्सा होता है जो एनल किनाल पर ख़त्म होता है। ये गैर हज़म शुदा, गैर जज़्ब हिस्से शुदा खुराक के लिए स्टोर का काम करती है। अब जब आपके पास मकद का जो आखिरी सिरा होता है, एक छोटी सी तंग सी नाली होती है, हम उसे कहते हैं एनल किनाल या एनस। अब वो बाहर की तरफ खुलती है, तो जब वो वेस्ट मटेरियल जो कि आपके पास बड़ी आंत में इकट्ठा हुआ है उसको सिग्नल मिलेगा, एनस को सिग्नल मिलेगा, वो सुकड़ेगी और उसमें से क्या होगा, जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर की तरफ निकल जाएगा। और उसके बाद वो जो वहाँ पे मसल्स होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं। इसके बाद आपके पास स्टमक आपके पास एलिमेंट्री कैनाल का पहले जिक्र नहीं हुआ, तो एलिमेंट्री कैनाल क्या है, वो पूरा का पूरा रास्ता जो डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व होता है, कहाँ से शुरू होकर माउथ यानी कि ओरल कैविटी, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, यहाँ पे एंड हो जाता है। इस पूरे रास्ते को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। अब ये मैदे का एक जो मैदा होता है वो एलिमेंट्री कैनाल का एक ज़्यादा फैला हुआ हिस्सा होता है। पेट के कौन से रीजन में मौजूद होता है, एपिगैस्ट्रियम या एपिगैस्ट्रिक। अब एपिगैस्ट्रियम कौन सा रीजन था, जो आपके पास उम्बिलिकल कोड यानी कि नाभ के ऊपर वाला हिस्सा है, दरमियानी हिस्सा, तो हम इसे क्या कहते हैं, एपिगैस्ट्रिक। अब मैदे को अगर हम उसके पार्ट्स के लिहाज से डिवाइड करते हैं तो वो 3 हिस्से उसके बनते हैं। पहला होता है आपके पास फंडस, दूसरा मेन बॉडी, तीसरे को हम पाइलोरिक कहते हैं। अच्छा, अब ये इसका जो पहला हिस्सा होता है यानी कि फंडस, वो ईसोफेगस यानी कि खुराक की नाली के साथ जुड़ा होता है। जो आखिरी हिस्सा होता है वो एंड पे ड्यूडेनम, वो ड्यूडेनम किसका हिस्सा है, आपके पास छोटी आंत का पहला हिस्सा। तो स्टार्ट ये कहाँ से होता है, जब आपके पास ईसोफेगस ख़त्म होती है, और एंड कहाँ पे होता है इसका, जब आपके पास छोटी आंत शुरू होती है। 12 से 15 इंच लंबा होता है, 4 इंच चौड़ा होता है, और इसका अपना वज़न तकरीबन 4 औंस होता है। इसमें 2 सुराख होते हैं। जो पहला सुराख जहाँ से ईसोफेगस यानी कि खुराक की नाली से खुराक मैदे में दाखिल होती है, इसे हम कोर्डिया कहते हैं। और दूसरा जो एंड वाला हिस्सा होता है, एंड वाला सुराख होता है जिससे खुराक मैदे से ड्यूडेनम में दाखिल हो रही है, यानी कि छोटी आंत में, हम इसे कहते हैं पाइलोरिक। अब मैदे में 3 मुख्तलिफ तहें होती हैं। जैसे आपने छोटी आंत की तहें पड़ी थी, वहाँ पे 4 थी, यहाँ पे आपके पास मैदे में 3 बताई हुई हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि पेप्सिन और
नमक का तेज़ाब ऊपर मैंने मेंशन भी कर दिया। नमक का तेज़ाब यानी कि HCl मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट होता है। ये खुराक को हज़म करने में अपना किरदार अदा करता है, HCl या पेप्सिन। अब ये आपके पास मैदे के अंदर एक झिल्ली होती है जो सेहत की हालत में बहुत मुलायम और चिकनी होती है। जब मैदा खाली होता है तो इस झिल्ली में लंबे लंबे रेशे पाए जाते हैं और मैदा भरने की सूरत में खाली हो जाती है। और इसका काम क्या होता है, मैदे की रतूबत को हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, जो कि एंटीसेप्टिक या डिसइंफेक्टेंट के तौर पे काम करती है। मतलब कि हम खुराक के ज़रिए हवा में या खुराक के साथ जो भी जरासीम वगैरह हैं, बैक्टीरिया हैं या कोई पैथोजन, वो उस खुराक के साथ हमारे मैदे के अंदर जाते हैं। तो ये जो गैस्ट्रिक जूस होता है ये डिसइंफेक्टेंट या एंटीसेप्टिक का काम करता है। ये उन पैथोजेंस को ख़त्म कर देता है, हलाक कर देता है, जिससे खुराक जो होती है वो जरासीम से पाक हो जाती है। और वो जो जरासीम होते हैं वो मज़ीद ये ख़तरा नहीं होता कि वो हमारे ब्लड में जाके इन्फेक्शन फैलाएंगे। और ये खुराक तेज़ाब की मदद से माया हालत में तब्दील हो जाती है और फिर मैदा इस खुराक को अंतड़ियों में भेज देता है। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो उन्होंने स्टमक में लिखे हैं कि स्टमक में खुराक में क्या क्या तब्दीली आती है। स्टमक खुराक को हज़म करने में क्या क्या रोल प्ले कर सकता है, किरदार अदा कर सकता है। पहला है, मैदा खाना वसूल करके थोड़ी वक्त के लिए अपने पास रखता है, आर्जी तालाब की सूरत में काम करता है। जितनी भी हमारे पास खुराक में प्रोटीन शामिल होती है, प्रोटीन कहाँ पे हज़म हो रही है आपके पास, वो है स्टमक, यानी कि मैदे के अंदर प्रोटीन हज़म होती है। अब खुराक में प्रोटीन मैंने सबसे पहले लेक्चर में बताया था, प्रोटीन किसे हम कहेंगे, अंडे, गोश्त, दालें। दालों का मेन पोर्शन ज़्यादातर जो होता है वो प्रोटीन पे मुश्तमिल होता है। तमाम खुराक मैदे में माया हालत में तब्दील होती है और इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड शामिल होता है जो खुराक को हज़म करने में अपना किरदार अदा करता है। दूध दही में तब्दील हो जाता है और इससे कैसीन निकल जाता है। मैदे में चर्बी हज़म होने के काबिल बन जाती है, लेकिन हज़म एंड पे कहाँ पे होती है, वो छोटी आंत में। तो इसी तरह छोटी आंत को हम क्या कहेंगे कि वो चर्बी को हज़म करने में रोल अदा कर रही है और जो स्टमक है यानी कि मैदा, वो प्रोटीन को हज़म करने में अपना किरदार अदा करता है। तमाम खुराक में रतूबते और तेज़ाब के शामिल होने से खुराक माया हालत में तब्दील होकर अंतड़ियों में जाने के काबिल हो जाती है। अब यहाँ पे आपके पास थी कि यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि जो पेप्सिन और HCl है वो यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है कि अज़लात की 3 तहें होती हैं। जो अज़लात यानी कि वहाँ पे मसल्स होते हैं, उसकी 3 तहें होती हैं जिससे ये पेप्सिन और नमक का तेज़ाब निकलता है। आगे जो तहें हैं वो और है कि मैदे की तहें, स्टमक लेयर जो आपके पास 4 हैं जिसने मैदे को घेरा हुआ है, हिफाजत कर रही हैं। अब इसमें जो भी आपके पास बुक में लिखा हुआ है उसकी तरतीब गलत है, तो आपने तरतीब ठीक कर लेनी है। इसमें आपके पास जो म्यूकस कोट होता है वो अंदर की तरफ से, जब हम स्टमक को या मैदे को अंदर की तरफ से देख रहे हैं तो म्यूकस कोट सबसे पहली होगी लेयर, ठीक है। तो अगर हम बाहर से देख रहे हैं मैदे को तो सीरस कोट सबसे पहली लेयर होगी। सीरस कोट आबदार झिल्ली होती है, यानी कि मैदे को घेरे होती है क्योंकि सबसे पहली लेयर है बाहर की तरफ से। फिर उसके बाद है आपके पास सीरस कोट के बाद मस्कुलर कोट जिसमें आखिर में मस्कुलर कोट जिसमें रेशेदार दायरों लंबाई के रुख बंधे हुए था रेशों पर मुश्तमिल होती है। उसके बाद आपके पास सब म्यूकस कोट जिसमें लिम्फ और खून की नालियाँ होती हैं। फिर है म्यूकस कोट जिसमें आपके पास क्या होता है कि ये आखिर में लेसदार झिल्ली होती है, इससे मुंह के अंदर लाभ रहता है। इसके बाद है आपके पास तिली यानी कि स्प्लीन या तिली को हम क्या कह रहे हैं, स्प्लीन। अब काम क्या करती है, ये एक फ़िल्टर के तौर पे काम करती है, जो मैंने आपको सेकंड लेक्चर में बताया था जब हम पेट के हिस्सों के नाम पढ़े थे। अब ये पेट में उन्होंने बताया हुआ है कि किस जगह पे मौजूद है। 10वीं और 12वीं पसली के पीछे वाक़या होती है। मैदे के ऊपर वाले हिस्से फंडस के सामने होती है। और इसके अलावा क्या है कि लेफ़्ट किडनी बड़ी आंत और लबलबे की दुम से टकराती है। इसकी लंबाई कितनी है, तकरीबन 5 इंच, चौड़ाई 3 इंच और वज़न 7 औंस होता है। अब आपके पास तिल्ली काम क्या करती है कि ये इसके अंदर एक लिम्फेटिक टिश्यू, एक झिल्ली लगी होती है जो कि फ़िल्टर का काम करती है। फ़िल्टर क्या काम करता है आपके पास कि जो आपके पास गैर ज़रूरी ज़रात होते हैं, नमकियात होते हैं, उसको जिस्म से बाहर निकाल देते हैं। तो इसी तरह जो आपके पास तिल्ली यानी कि स्प्लीन है, वो भी जब आपके पास 120 दिनों के बाद RBCs यानी कि रेड ब्लड सेल्स पुराने होने लग जाते हैं, खून में सुर्ख ज़रात पुराने होने लग जाएंगे, तो
तिल्ली उनके लिए फ़िल्टर का काम करती है, उनको जिस्म से बाहर निकालती है। तो अब वो आपके पास क्या है, खून के पुराने सुर्ख ज़रात आरबीसी को तबाह कर देते हैं। एक हिसाब से ये खून के लिए छलनी का काम करती है और इसमें हर वक्त खून की काफ़ी मिकदार मौजूद रहती है।